गरीब ननद का सीक्रेट अमीर पति। गुप्ता निवास के बड़े से आंगन में गेंदे के फूलों और चमकीले लाइटों को लगाने का काम सुबह से ही चल रहा था। बाबूजी दीनदयाल और माँ सावित्री की शादी की 50वीं सालगिरह का ये पावन मौका था। पूरे घर में रिश्तेदार खचाखच भरे थे। हलवाई कढ़ाई में चाशनी उबाल रहा था और रसोई से तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी। घर का बड़ा बेटा रमेश मेहमानों की लिस्ट हाथ में थामे इधर उधर दौड़ रहा था। उसकी पत्नी और घर की बड़ी बहू सुजाता अपने भारी लहंगे को संभालते हुए हुक्म चलाने में व्यस्त थी। अरे सुजाता, अरे ओ सुजाता, अरे जरा सुनती हो? शाम के फंक्शन के लिए जो वीआईपी गुलदस्ते आने थे वो अभी तक नहीं पहुँचे। ढोल वाले भी बाहर आकर बैठ गए हैं। अरे उन्हें चाय पानी पूछा या नहीं? हाँ? अरे रमेश जी, आप तो जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। ढोल वालों को चाय मिल चुकी है। आप गुलदस्तों की चिंता छोड़िए, जरा बाहर के गेट पर नजर रखिए। रागिनी दीदी और शालिनी दीदी की गाड़ियां किसी भी वक्त आती होंगी। मैंने आरती की थाली भी सजा कर रखी है। रमेश बेटा, जरा देख तो, कॉलोनी जी के मिश्रा जी और वर्मा जी भी आ गए हैं। उन्हें इज्जत से सोफे पर बिठा। आज के दिन हमारे घर में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। अरे सावित्री, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे अपनी बिटिया से पहली बार मिल रही हो। अरे वो अपने ही बच्चे हैं, उनके सामने क्या दिखावा करना है? बाबूजी, आप नहीं समझेंगे। दीदी लोग शहर के इतने बड़े घरों में ब्याही हैं। बड़ी दीदी के पति राकेश जी शहर के नामी बिल्डर हैं और मंजली दीदी के पति विकास जी इतना बड़ा कपड़ों का बिजनेस चलाते हैं। जब वो लोग आते हैं तो मोहल्ले वाले भी खिड़कियों से झांकते हैं। हमारी भी तो नाक है ना समाज में। तभी बाहर एक चमचमाती हुई सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से भारी कश्मीरी सिल्क की साड़ी पहने रागिनी उतरी। उसके गले में हीरो का एक लंबा हार चमक रहा था, जो दोपहर की धूप में भी आंखें चौंधिया रहा था। उसके पीछे उसका पति राकेश बाबू हाथ में सोने की घड़ी चमकाते हुए उतरा। तभी सुजाता गेट की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ से एक और आलीशान काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शालिनी उतरी, जिसने चटक रंग का डिजाइनर लहंगा पहना था। उसके हाथ में सोने के दर्जन भरे कंगन खनक रहे थे और उसका पति विकास भी पूरे रसीले अंदाज में गाड़ी से बाहर आया। आइए आइए रागिनी दीदी, शालिनी दीदी। अरे आप दोनों को एक साथ देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में साक्षात लक्ष्मी और गॉडफादर आ गए हो। राकेश जी, विकास जी, प्रणाम प्रणाम, इधर पधारिए। राम राम भाभी। राम राम माँ जी। जरा रमेश भाई से कहो कि राकेश जी के जूतों को संभालने के लिए किसी को लगा दे। और हाँ भाभी, जरा संभल कर आरती उतारना। मेरी नई साड़ी पर तेल की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। राकेश जी ने खास दुबई से मंगवाई है। अरे दीदी, आप तो बस हुक्म कीजिए। आपकी साड़ी की हिफाजत तो हम अपनी जान से ज्यादा करेंगे। पर दीदी, ये जो आपके गले में हार है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखा कैसे होगा भाभी, ये कोई मामूली लोकल बाजार का माल थोड़ी है। राकेश ने हमारी सालगिरह के मौके पर बाबूजी की इज्जत रखने के लिए पूरे 10.5 लाख का हीरो का सेट कल रात ही गिफ्ट किया है। ये कह रहे थे कि गुप्ता खानदान की दामाद है, तो हमारा तोहफा भी खानदानी होना चाहिए। अरे छोड़ो रागिनी, क्या तुम भी हर जगह पैसों का हिसाब लेकर बैठ जाती हो? अरे ससुर जी की 50वीं सालगिरह है तो इतना तो बनता ही है। रमेश साले साहब, जरा बाहर नजर डालिए। वो जो बाहर 30 लाख की नई चमचमाती गाड़ी खड़ी है ना, वो बाबूजी के लिए मेरा छोटा सा नजराना है। अब इस उम्र में वो अपनी पुरानी खटारा गाड़ी में सफर नहीं करेंगे। अरे दीदी, गाड़ी तो कोई भी खरीद लेता है। असली तोहफा तो वो होता है जो सीधे तिजोरी में आए। भाभी, जरा विकास जी की तरफ देखिए। ये बाबूजी के लिए पूरे 10 तोले की सोने की चैन लेकर आए हैं। जरा इसका वजन उठाकर देखना, आपके हाथ नीचे झुक जाएंगे। शालिनी, यहाँ महफिल में सबके सामने तारीफ अच्छी नहीं लगती। बाबूजी हमारे बड़े हैं, उनके लिए हम अपना सब कुछ भी वार दे तो भी कम है। क्यों रमेश भाई, सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी जी विकास जी, आपकी दुआ है। आप लोग अंदर सोफे पर बैठिए। आइए आइए। पूरा परिवार और मोहल्ले के लोग हॉल में बैठ गए।
रागिनी और शालिनी सोफे के बीचों बीच बैठी थी और अपनी साड़ियां और गहनों का प्रदर्शन कर रही थी। सुजाता उनकी आओ भगत में काजू और बादाम की प्लेट्स घुमा रही थी। तभी रमेश ने आकर अपनी माँ सावित्री के कान में कुछ कहा। माँ, दोपहर के 12 बजने आए हैं, सब मेहमान आ गए, पर वो छोटी वाली नेहा अभी तक नहीं दिखी। उसने तो कहा था कि वो समय पर पहुंच जाएगी। अरे रमेश भाई, तुम भी किसका नाम लेकर इस अमीर महफिल का रंग फीका कर रहे हो? उस लड़की की तो बात ही मत करो। अपनी मर्जी से लव मैरिज की, वो भी किससे? गांव के एक मामूली क्लर्क प्रकाश से। कोर्ट मैरिज करके गांव भाग गई। अब देखना, वो भी किसी फटे पुराने थैले में गांव के अमरूद और घर के बने पापड़ लेकर मुंह उठाए चली आएगी। सही कहा है दीदी ने। हमारी तरह अगर माँ बाप की मर्जी से किसी बड़े रईस घर में शादी की होती तो आज इस फंक्शन में वो भी हमारे साथ बैठकर हीरो और जेवरों की बातें कर रही होती। पर उसे तो गांव की मिट्टी और खेतों की खुशबू पसंद थी। अब जैसी करनी वैसी भरनी, भुगते अपनी गरीबी, हामी क्या। अरे दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर वो यहाँ आएगी तो हमारे वीआईपी मेहमानों के सामने हम उसका क्या इंट्रोडक्शन करवाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारी छोटी ननद का पति गांव के दफ्तर में फाइलें सरकाता है? मेरी तो सोचकर ही नाक कट जाती है। अरे गुप्ता जी, बधाई हो साहब। आपकी दोनों बेटियां और दामाद तो पूरे शहर में नाम कमा रहे हैं, पर वो आपकी छोटी लाडली नेहा नहीं दिख रही। सुना था कि उसकी शादी के बाद वो गांव चली गई। हम अरे मिश्रा जी, आप भी ना जानबूझकर घाव पर नमक छिड़कते हैं। अरे अब वो लड़की अपनी मर्जी से गरीब के घर चली गई। अरे वो भला इतने आलीशान फंक्शन में अपनी गरीबी का तमाशा बनाने थोड़ी आएगा। अरे उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी होंगे या नहीं, कौन जानता है। वर्मा जी, मेरी बेटी गरीब हो या अमीर, वो इस घर का हिस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी सालगिरह पर अपने माँ बाप को कभी निराश नहीं करेगी। हाँ। तभी अचानक घर के बाहर एक साधारण काले पीले रंग का ऑटो आकर रुका। ऑटो का दरवाजा खुला और उसमें से बेहद सादी, बिना किसी कढ़ाई वाली सूती साड़ी पहने नेहा उतरी। उसके गले में सिर्फ एक पतली सी सोने की चेन थी। हाथों में कांच की हरी चूड़ियां खनक रही थी और चेहरे पर कोई ज्यादा मेकअप नहीं था। उसकी सादगी में एक अलग ही मासूमियत और सुकून था। उसके हाथ में कपड़े का छोटा सा बैग था। नेहा ने मुस्कुराते हुए घर के आंगन में कदम रखा और सीधे दौड़कर माँ सावित्री और बाबूजी के गले लग गई। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माँ। आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे आपकी जोड़ी ऐसे ही जन्म जन्म तक बनी रहे। लो, आ गई हमारी गांव की रानी, ऑटो से सीधे वीआईपी महल में। आओ नेहा आओ। पर ये क्या, तुम बिल्कुल अकेली आई हो? तुम्हारे वो क्लर्क बाबू प्रकाश जी साथ नहीं आए या फिर गांव की बस का किराया इस बार कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा था उन्हें? क्यों नहीं, प्रकाश जी उस खटारा साइकिल पर तुम्हें लिफ्ट देकर शहर तक नहीं छोड़ पाए क्या? या फिर सरकारी दफ्तर में संडे की भी छुट्टी मंजूर नहीं हुई उनकी? और जरा ये तो बताओ छोटी, बाबूजी के लिए इस कीमती बैग में क्या तोहफा लेकर आई हो? गांव का शुद्ध देसी छाछ या फिर खेत की ताजी मूली पालक? जरा हमें भी तो दिखाओ, हम तो तरस गए हैं ऐसा महंगा सामान देखने के लिए। दीदी, प्रकाश जी को गांव में कुछ बहुत जरूरी काम था जिसे वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो कल सुबह की पहली ट्रेन से सीधे यहीं पहुंचेंगे। और जहां तक तोहफे की बात है शालिनी दीदी, तो मैं बाबूजी के लिए कोई सोना चांदी तो नहीं ला पाई, पर अपने हाथों से माँ की पसंद के वो खास बनारसी लड्डू बनवा कर लेकर आई हूँ जो माँ जी को बहुत पसंद है। लड्डू? अरे नेहा, तुम भी ना बिल्कुल ना समझ रही। जरा बाहर जाकर देखो, हलवाई ने 50 तरह के बंगाली और काजू की मिठाई बनाई है। तुम्हारे ये बेसन के लड्डू इस अमीर महफिल में कौन खाएगा? चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो अंदर जाकर कोने वाले कमरे में बैठो, थक गई होगी। नेहा ने सुजाता और अपनी बहनों की बातों का बुरा नहीं माना। अब वो चुपचाप मुस्कुराई और अपना बैग लेकर माँ के पास बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सा सब्र था, जैसे वो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति को जानती हो। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद सारे आदमी हॉल में एक कोने पर सोफे पर बैठे थे।
राकेश और विकास के इर्द गिर्द मोहल्ले के मिश्रा जी, वर्मा जी ऐसे बैठे थे जैसे किसी राजा के दरबारी हो। दोनों दामाद अपने बिजनेस के बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। राकेश भाई, आपने आज सुबह का बिजनेस अखबार देखा क्या? मार्केट में जो नई कंपनी आई है, पीके ग्लोबल कॉर्पोरेशन, उसने तो पूरे देश में एग्रो और एक्सपोर्ट मार्केट में तहलका मचा रखा है। सुना है उस कंपनी के मालिक ने पिछले 2 सालों में करीब 7,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया है। अरे हाँ राकेश भाई, मैं भी पिछले 1 महीने से उसी कंपनी के चक्कर काट रहा हूँ। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहती है कि वीके ग्लोबल के नए टाउनशिप प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। अगर उस पीके कॉर्पोरेशन के मालिक ने हमारी फाइल पर एक बार साइन कर दिया ना, तो हमारा बिजनेस सीधे 500 करोड़ के पार चला जाएगा। अरे राकेश बाबू, आपकी तो इतनी बड़ी पहुंच है, सरकार में भी आपके लोग हैं, फिर उस कंपनी का मालिक आपकी फाइल क्यों रोक कर बैठा है? अरे क्या बताएं मिश्रा जी, वो पीके ग्लोबल का मालिक बड़ा अजीब आदमी है। आज तक किसी बिजनेस पार्टी में नहीं देखा गया। अरे कोई उसकी शक्ल नहीं जानता। वो पर्दे के पीछे से पूरी कंपनी चलाता है। उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है राज, वो इतना कड़क है कि बड़े बड़े करोड़पति बिल्डरों को ऑफिस के गेट से ही वापस भगा देता है। अरे हमारे लोग दिन रात उसे फोन लगाते रहते हैं, पर वो भाव ही नहीं दे रहा। हाँ भाई, बड़े लोगों की नखरे भी बड़े होते हैं। विकास बाबू, आपके कपड़ों के एक्सपोर्ट का काम तो सीधे उनके एग्रो पैकेजिंग से जुड़ सकता है। आपने कोई जुगाड़ नहीं लगाया? कोशिश तो पूरी है वर्मा जी। मैंने अपने टॉप मैनेजर को उनके हेड ऑफिस भेजा था, पर उनके सेक्रेटरी ने साफ कह दिया है कि जब तक बॉस खुद फाइल नहीं देखेंगे तब तक कोई डील फाइनल नहीं होगी। सच बताऊं राकेश भाई, अगर वो मालिक एक बार मुझे मिल जाए ना, तो मैं उसके पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ। 500 करोड़ की डील का सवाल है भाई साहब, जिंदगी बदल जाएगी। नेहा वहीं सोफे के पीछे टेबल पर चाय के कप रख रही थी। उसने अपने जीजा जी लोगों की सारी बातें सुनी और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो धीरे से आगे आई। जीजा जी, क्या वो पीके ग्लोबल कंपनी वाकई में इतनी बड़ी है? क्या उसका मालिक सच में किसी बड़े बिजनेसमैन की सिफारिश या पैसा देखकर काम नहीं करता? नेहा, तुम बीच में मत बोलो। तूने तो गांव के उस क्लर्क पति के अलावा दुनिया देखी ही नहीं। तुझे क्या पता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है और 500 करोड़ की कीमत क्या होती है? तूने तो अपनी पूरी जिंदगी में 5 लाख भी एक साथ नहीं देखे होंगे। जा चुपचाप रसोई में जाकर भाभी की मदद कर और बर्तन समेट। हाँ नेहा, पुरुषों की बातों में, खासकर इतने बड़े बिजनेसमैन की बातों में टांग मत अड़ाओ। तू जा और जाकर उस बेसन के लड्डुओं को संभाल, कहीं उनमें चींटियां ना लग जाए। नेहा ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की तरफ चली गई। लेकिन उसके मन में अपने पति प्रकाश की वो बातें गूंज रही थी जो उसने गांव से निकलते वक्त कही थी। रात के करीब 11 बजे थे। घर के सारे मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रागिनी और शालिनी अपने कमरों में सुजाता के साथ बैठकर गॉसिप कर रही थी और नेहा को लेकर तरह तरह की ताने कस रही थी। दीदी, मुझे तो सच में नेहा पर दया आती है। जरा देखिए, इस उम्र में लड़कियां नए नए गहने पहनती है और वो बेचारी कांच की चूड़ियों में घूम रही है। नेहा, सच सच बताना, तुम्हारे वो प्रकाश बाबू तुम्हें महीने का खर्चा तो सही से देते हैं ना? अगर राशन पानी के लिए पैसों की दिक्कत हो तो शर्माना मत, अपने भाइयों से कह देना, 2-4 हजार तो हम ऐसे ही दे देंगे। भाभी, स्वाभिमान की बातें वही लोग करते हैं जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता। कल सुबह देखना, जब हमारे पतिदेव अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर फंक्शन में बैठेंगे ना, तो प्रकाश बाबू रेलवे स्टेशन से पैदल या ऑटो से झोला लटकाए आएंगे। तब इस नेहा को समझ में आएगा कि रईसी और गरीबी में क्या फर्क होता है। नेहा अपने कमरे में आई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपने साधारण से बैग से एक पुराना फोन निकाला। ये फोन भले ही पुराना था, लेकिन इस पर आने वाले कॉल पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखते थे। उसने एक नंबर डायल किया। फोन सिर्फ 1 घंटी बजते ही उठ गया। हेलो नेहा, कैसी हो मेरी जान? अरे घर सुरक्षित पहुंच गए ना? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हाँ प्रकाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी और माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन हाँ, आपकी बहुत राह देखी जा रही है यहाँ पर।
अच्छा, जरा सच सच बताओ नेहा, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे जो वो तेज तर्रार भाभी है ना सुजाता, फिर से तानों की बौछार कर रही है ना? अरे तुम्हारी आवाज से मुझे समझ आ रहा है। हाँ प्रकाश, वो लोग तो अपनी आदत से मजबूर हैं। मेरी सादगी और आपकी क्लर्क वाली नौकरी को लेकर काफी फिक्रमंद है सब। सुजाता भाभी तो मुझे 2-4 हजार की मदद देने की बात कर रही है। क्या बात है, 7,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन को 2,000 की मदद? अरे ये तो कोई वाकई दिलचस्प है नेहा। उन्हें नहीं पता कि उनकी जो छोटी बहन जिस छोटे से गांव के मकान में रहती है, वहीं से पूरे देश का सबसे बड़ा एग्रो बिजनेस साम्राज्य चलता है। नहीं प्रकाश, मैंने उन्हें अपने वादे के मुताबिक कुछ नहीं बताया। मैं चाहती हूँ कि जब आप कल आएं तो सरप्राइज खुद उनके सामने खुले। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, मेरी दोनों जीजा जी राकेश जी और विकास जी आपकी कंपनी पीके ग्लोबल के साथ 500 करोड़ की डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि अगर पीके ग्लोबल का मालिक मिल जाए तो वो उसके पैर तक छूने को तैयार हैं। अच्छा राकेश और विकास, राज ने आज दोपहर ही मुझे उनकी फाइलें की रिपोर्ट भेजी थी। दोनों का मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड और काम की क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, इसलिए राज ने उनकी फाइलें रिजेक्ट लिस्ट में डाल दी थी। खैर, कल सुबह मैं खुद आ रहा हूँ अपनी असली पहचान के साथ। अपनी रानी को अब मैं और ताने नहीं सुनने दूंगा। कल सुबह मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ। नेहा ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। उसे अब अगले दिन की सुबह का बेसब्री से इंतजार था, जब उसका पति पूरी दुनिया के सामने अपनी असली ताकत दिखाने वाला था। अगले दिन दोपहर की मुख्य पार्टी का समय हो चुका था। गुप्ता निवास के बाहर टेंट लग चुका था। शहर के कई नामी बिल्डर, व्यापारी, यहाँ तक के शहर के मेयर और कमिश्नर भी बाबूजी को बधाई देने पहुँचे थे। रागिनी और शालिनी अपने पतियों के साथ स्टेज पर सबसे आगे वीआईपी सोफे पर टशन में बैठी थी। सुजाता बार बार अपने महंगे गहने चमका रही थी। तभी अचानक से घर के बाहर ढेर सारे ढोल नगाड़े एकदम से बजने लगे और फिर अचानक रुक गए। बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न और सायरन की आवाजें गूंजने लगी। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों की छतों पर आ गया। अरे गुप्ता जी, अरे दीनदयाल भाई साहब, जरा बाहर आकर देखिए, ये क्या मांजरा है? 5 काली मर्सिडीज और उनके बीच में एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयल गाड़ी खड़ी आपके गेट के सामने। हाँ, चलिए देखिए। और जरा बाहर तो देखिए रमेश बाबू, काले सूट और सफारी पहने हुए कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड अपनी भारी बाइकों पर उस गाड़ी को घेरे हुए हैं। हाँ, क्या आपके घर देश के प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री आए हैं क्या? अरे नहीं वर्मा जी, हमने तो किसी मंत्री को न्योता नहीं दिया है। राकेश जी, विकास जी, जरा आप लोग बाहर आकर देखिए, ये गाड़ी किसकी है? हाँ? विकास और राकेश जैसे ही गेट के पास पहुँचे, गाड़ियों के बोनेट पर लगा हुआ पीके ग्लोबल कॉर्पोरेशन का सोने का लोगो देखकर उनके पसीने छूटने लगे। राकेश भाई, ये गाड़ियाँ, ये तो पीके ग्लोबल कॉर्पोरेशन के वीआईपी प्रेसिडेंशियल काफिले जैसी है। मैंने इनके बारे में नेशनल बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर पढ़ा था। क्या साक्षात पीके कॉर्पोरेशन के मालिक खुद हमारे ससुर जी के घर आए हैं? हाँ विकास भाई, बिल्कुल वही लगता है और वही लोग हैं। चलो जल्दी से आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। क्या पता किस्मत यहीं खुल जाए और हमारी वो 500 करोड़ की फाइल यहीं मंजूर हो जाए। हाँ। तभी बीच के रोल्स रॉयस गाड़ी का दरवाजा एक सुरक्षा कर्मी ने खोला। गाड़ी के अंदर से 3 पीस का इटालियन अरमानी सूट पहने, आंखों पर रोलेक्स का चश्मा लगाए और कलाई पर करोड़ों की घड़ी चमकाते हुए एक हैंडसम और रौबदार पर्सनैलिटी का आदमी उतरा। उसका चेहरा देखते ही रागिनी के हाथों से उसकी महंगी पर्स नीचे गिर गई। शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। सुजाता तो जैसे हैरान हो गई। वो युवक कोई और नहीं बल्कि नेहा का पति प्रकाश था। उसके पीछे उसका पर्सनल सेक्रेटरी राज और 2 सीनियर मैनेजर हाथ में लाल रंग का बिजनेस फाइल थामे हुए चल रहे थे। प्रकाश के चेहरे पर एक गजब का तेज और शालीनता थी। वो सीधे कदमों से चलता हुआ गुप्ता निवास के आंगन में आ पहुंचा। दीदी,
ये तो नेहा का पति प्रकाश है ना? पर ये इस गाड़ी से इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आ गए? ये तो गांव का क्लर्क है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा खा रही है। ये मामूली नौकरी करने वाला लड़का रोल्स रॉयल का मालिक कैसे हो सकता है? प्रकाश सीधे चलता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा, जहां बाबूजी दीनदयाल और माँ सावित्री हैरान परेशान खड़े थे। प्रकाश ने आगे बढ़कर बहुत ही अदब से दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बाबूजी, माँ, आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। गांव के कुछ बड़े एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स की क्लोजिंग चल रही थी, जिसे छोड़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए कल आने में असमर्थ रहा। कृपया अपने इस दामाद की इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिएगा। हाँ? प्रकाश बेटा, ये सब क्या तमाशा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो गांव में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करते थे ना, फिर ये गाड़ियां, ये सुरक्षा कर्मी। तभी पीछे से सेक्रेटरी राज आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ की फाइल को बंद करते हुए पूरे हॉल के सामने जोर से कहा, सर क्षमा कीजिएगा, हमारे बोस प्रकाश जी यानी पीके ग्लोबल कॉरपोरेशन के एकमात्र चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2 साल पहले अपनी पहचान को गुप्त रखकर गांव के जमीनी स्तर से एग्रो बिजनेस शुरू किया था, ताकि ये समझ सके कि हमारे देश के किसानों की असली जरूरत क्या है। आज इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये इस देश के सबसे युवा और प्रभावशाली अरबपति हैं। हाँ, ये सुनते ही पूरे हॉल में मानो बम फूट गया। मिश्रा जी और वर्मा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। सुजाता ने डर के मारे अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया। उधर राकेश और विकास, जो कल तक खुद को शहर का राजा समझ रहे थे, दौड़कर प्रकाश के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। अरे प्रकाश बाबू, हमारे प्यारे साड़ू भाई साहब, आप पीके कॉरपोरेशन के असली मालिक हो। अरे भाई साहब, हम तो किसी ने इस सच की भनक तक नहीं लगने दी। अरे भाई साहब, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की वो 500 करोड़ की फाइल आपके ऑफिस में टेबल नंबर 3 पर अटकी पड़ी है। जरा सा एक छोटा सा साइन कर देते तो आपका ये भाई सड़क से सीधे आसमान पर पहुंच जाता। हाँ, प्रकाश भाई, मैं तो हमेशा शालिनी से कहता था कि हमारी छोटी बहन नेहा का पति कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर ही राजाओं जैसी रईसी चमकती है। अरे जरा हमारी पैकेजिंग वाली डील भी फाइल करवा दीजिए ना। भाई साहब, हम तो आपके छोटे भाई जैसे हैं। प्रकाश ने अपने चेहरे से चश्मा हटाया और ठंडे, कड़क और बेहद दमदार लहजे में दोनों की तरफ देखा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया, जिसके हाथों में कांच की हरी चूड़ियां अब हीरो से ज्यादा चमक रही थी। मिस्टर राकेश और मिस्टर विकास, बिजनेस की बातें मेरे हेड ऑफिस के बोर्ड रूम में होती है, मेरे ससुर जी के पावन घर पर नहीं। और जहां तक आपकी फाइलें की बात है, तो मेरी कंपनी का ये पहला नियम है कि हम उन लोगों के साथ कभी डील नहीं करते जो अपनों का सम्मान करना नहीं जानते। कल रात से मेरी बीवी नेहा को जो ताने आप दोनों, आपकी पत्नियां और आपकी ये भाभी मार रही थी, वो मेरे कानों तक पहुंच चुके। प्रकाश भाई साहब, वो हम तो बस छोटी बहन से मजाक कर रहे थे, हमारा वो मतलब नहीं था। हाँ भाई साहब, हम तो अपनी लाडली बहन से हंसी मजाक कर रहे थे। पारिवारिक हंसी मजाक को आप बिजनेस के बीच मत लाइए प्लीज। हंसी मजाक और अपमान के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है रागिनी जी, और उसे पार करने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। राज, वो मखमली बॉक्स इधर लाओ। सेक्रेटरी राज ने तुरंत आगे बढ़कर लाल मखमली बॉक्स खोला। उसके अंदर से एक पुराना हीरो का चमकता मुकुट निकला, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। प्रकाश ने वो मुकुट बहुत ही इज्जत से अपनी सावित्री माँ के सर पर सजा दिया और बाबूजी के गले में सोने का एक हार पहनाया। बाबूजी, ये मेरी और नेहा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। नेहा हमेशा मुझसे कहती थी कि माता पिता का आशीर्वाद ही इस दुनिया की सबसे बड़ी रईसी है, बैंक बैलेंस नहीं। माँ सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा प्रकाश, मुझे आज समझ आया कि असली रईसी पैसों की नुमाइश करने में या दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं होती, बल्कि संस्कारों और सादगी और अपनों के सम्मान में होती है।
मेरी नेहा ने वाकई अपनी जिंदगी के लिए सबसे कीमती हीरा चुना है। सुजाता, जो अब तक डर के मारे कोने में छुपी थी, धीरे से आगे बढ़ी और उसने नेहा के पैर छूने की कोशिश की। नेहा बहन, मुझे माफ कर देना, मैं तो बिल्कुल ना समझ हूँ। बड़ी भाभी होने के नाते घमंड में चूर थी और तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुम तो दिल की इतनी अच्छी हो, अपने इस भाई और भाभी का बिजनेस डूबने से बचा लो। प्रकाश बाबू से कहकर हमारी फाइल पास करवा दो। नेहा ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी भाभी को संभाला और उनके हाथ अपने हाथों में लिए। भाभी, रिश्ते और अपनेपन की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे तिजोरी के पैसों से नहीं तोला जाता। आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपका स्थान मेरे लिए हमेशा ऊपर रहेगा। आज बाबूजी और माँ का दिन है, चलिए सब लोग मिलकर केक काटते हैं और इस खुशी को मनाते हैं। अरे वाह गुप्ता जी, अरे किस्मत हो तो आपकी छोटी बेटी नेहा जैसी। अरे पूरे शहर को हिलाकर रख दिया आपके इस छोटे दामाद ने। हाँ, अरे सही कहा मिश्रा जी। अरे जो लोग कल तक ऑटो और क्लर्क के ताने मार रहे थे, आज वही लोग पैर छूने के लिए कतार में खड़े हैं। अरे घमंड का सिर हमेशा ऐसा ही नीचा होता है। हाँ। रागिनी और शालिनी ने चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। शालिनी, चल यहाँ से चुपचाप कोने से खिसक लेते हैं। अब हमारी ये 10 लाख की साड़ियाँ और हीरो के हार इस 7,000 करोड़ के मालिक के सामने किसी फटे हुए कागज जैसे लग रहे हैं। हाँ दीदी, आज हमें और हमारी औकात समझ में आ गई। दिखावे की चमक तो बहुत छोटी होती है। अरे चलो सब लोग, आज मेरी 50वीं शादी की सालगिरह का सबसे बड़ा और अनमोल तोहफा मुझे मिल गया है। मेरी पूरी फैमिली आज एक साथ है। प्रकाश बेटा, केक की छुरी तुम और नेहा ही पकड़ोगे। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा बाबूजी। चलो चलो नेहा, आओ। भाभी, दीदी, आप सभी आगे आ जाइए। आज के बाद इस घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम सब एक हैं। हाँ नेहा बहन, आज से जैसा तुम कहोगे वैसा ही इस घर में होगा। ढोल फिर से बजने लगे, लेकिन इस बार उनकी थाप में किसी के घमंड का शोर नहीं, बल्कि सादगी, प्यार और गुप्ता परिवार के नए रईसी के सवेरे की गूंज थी।